हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग तीनों मनोवैज्ञानिकों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि इनकी थ्योरी की दृष्टि से जो पिछली एग्जाम में आए हुए हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपके सामने पहला प्रश्न कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास का जब सिद्धांत की बात आती है तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है सबसे पहले जीन पियाजे ने दिया था। और जब हम बात करें कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करने के लिए उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो उन्होंने उसे समावेशन का सेकंड ऑप्शन होगा। लेकिन समावेशन ही क्यों कहा? जब हम किसी चीज़ को पढ़ाई करते हैं, जैसे कि अभी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपके पास में जैसा नोट्स उपलब्ध हैं, जैसी आपके पास में ऑनलाइन टीचिंग की सुविधा है, या फिर जो आपके सामने जैसे ऑफलाइन है, बुक्स हैं, नोट्स हैं, उन्हीं चीज़ों से आप पढ़ करके एग्ज़ाम देंगे। तो यहाँ पे अपने आप को आपने क्या कर रखा है, समायोजित कर रखा है। ठीक है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, आपको एग्जाम देनी है और सीटेट पास करना है। तो आपने अपने आप को क्या कर रखा है, समायोजित कर रखा है। समायोजित कर रखा है अपने आप को, आपने सीटेट के एग्जाम के लिए चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अपने आप को संशोधित कर रखा है, समावेशित किया हुआ है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जीन पियाजे ने जब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था तो इन्होंने जो है टोटल 4 स्टेज बताई थी। ठीक है, तो पहली स्टेज इन्होंने बताई थी इंद्रिय जनित ग्राम की स्थिति, जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है। दूसरी स्टेज बनाई थी इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है। तीसरी स्टेज बताई थी मूर्ध संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष की होती है। और इसके बाद में जो चौथी स्टेज बताई थी इन्होंने, वो बताई थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 11 वर्ष से आगे की होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो तीनों स्टेज तो मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे जो चौथी स्टेज होती है वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए, आपने जो है सीटेट की एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले आपने जैसे कि 10th 12th, इससे पहले आपने ग्रेजुएशन किया या बीए किया, जो भी आपने किया उसके लिए आपने कुछ अनुभव प्राप्त किए, और तब आप अपने अनुभव प्राप्त करके बीएड या एसटीसी जो उसने भी जो कोर्स किया, वहाँ से अनुभव प्राप्त करके आप सीटेट की एग्ज़ाम जो है पास करने के लिए आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, आप सीटेट के एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले आपने जो आपके पास में अनुभव था, एक्सपीरियंस था, वो कहीं ना कहीं आपसे आपने ग्रहण किया था। तो आपने अपने जो अनुभव है पहले के, जो पूर्व ज्ञान है, उस ज्ञान को ग्रहण किया है। तो इस ज्ञान को आप क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई कर रहे हैं मतलब कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ रहे हैं। आपने कुछ ना कुछ तो पहले सीखा हुआ था, और उस पहले के सीखे हुए ज्ञान में आप मॉडिफाई करके आप सीटेट की एग्ज़ाम को की तैयारी कर रहे हो, उसमें मॉडिफाई करके। तो जब पूर्व ज्ञान के साथ में नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण। जैसे कि अभी एक बच्चा है, मान लीजिए वो साइकिल चलाना सीख गया, पहले उसने साइकिल चलाना सीख लिया था पहले, लेकिन अब वो क्या करेगा, अब वो साइकिल के साथ में अब उसको बाइक चलाना सीखना है। तो बाइक चलाना सीखने के लिए उसका साइकिल का कुछ ना कुछ उसका ज्ञान जो है बाइक चलाने सीखने में महत्वपूर्ण है। कुछ ना कुछ उसका साइकिल को जब सीखा था, उसका जो साइकिल का ज्ञान है वो उसको बाइक चलाने सीखने में हेल्प करेगा। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जब जोड़ेंगे तो इस प्रक्रिया को हम आत्मसातकरण कहेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा
किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लग जाता है। तो देखिए, जीन पियाजे ने जब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था तो उसमें 4 स्टेज बताई थी, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, तो जब चारों स्टेज बताई थी उसमें सबसे पहले आती है सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर जो स्टेज होती है उसकी अवस्था उम्र बताई है मैंने आपको 0 से 2 वर्ष। और सेंसरी मोटर स्टेज में जो है बच्चा जब छोटा होता है 2 वर्ष के अंदर होता है तो उसके पास में इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं। और उन ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? तो 5 इंद्रियां होती हैं, जैसे कि एक त्वचा होती है, ठीक है, एक जिह्वा होती है, ठीक, एक कान होती है, एक नाक, त्वचा, जिह्वा, कान, नाक और एक होती है आँख। तो ये जो पांचों इंद्रियां होती हैं इनके माध्यम से जो बच्चा है संवेदी प्रेरक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा सीखता है। जैसे त्वचा पे से कैसे सीखेगा? उसकी त्वचा को स्पर्श कहाँ हो रहा है, कोई उसको, जैसे अभी हमें दर्द कहाँ हो रहा है, अगर हमारी त्वचा पर कोई पिन चुभो दी जाए तो हमें त्वचा से महसूस हो जाता है कि यहाँ पे कुछ चुभा हुआ है। तो ये क्या हुई? इसकी इंद्रिय। जिव्या, जिव्या से स्वाद का पता लगता है कि मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, नमकीन है। कान, कान से हम सुनते हैं कि अच्छी बातें हो रही है, बुरी। नाक से हम जो है सूंघते हैं कि गंध अच्छी है या गंध बुरी है। आँख से हम जो है वस्तुओं को देख पाते हैं, जो भी हमारे सामने घटित घटना होती है उसको हम देखते हैं। ठीक है, ये तो हुई सेंसरी मोटर स्टेज की बात। अगली है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? अपने आसपास की जो वस्तु होती हैं, परिवेश की जो वस्तु होती हैं, उनको पहचानने लगता है, उनमें विभेद करने लग जाता है। तो 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसके दौरान जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें बच्चा को भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि बच्चा जो है इसमें नई सूचनाओं और अनुभवों को संग्रह करने लगता है, एकत्रित करने लगता है। ठीक है, और इसमें जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण भी कौन से स्टेज में आता है, अगर वो पूछा जाए हमसे, तो वो भी जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर अभी सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है डिटेल से बता दी है। ठीक है, ये बची हुई 2 स्टेज जो है अगले किसी प्रश्न में आपको बता दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बालक का चिंतन क्रमबद्ध रूप से तार्किक एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ हो जाता है? तो देखिए, अभी मैंने आपको जो है सेंसरी मोटर स्टेज और जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, दोनों स्टेज मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो उन दोनों स्टेज में से तो ये वाला जो प्रश्न का आंसर नहीं बनता। ठीक है, लेकिन अब दोनों स्टेज बची हुई हैं, जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो बची हैं, इन दोनों के बारे में समझते हैं और हमारे प्रश्न का आंसर ढूंढते हैं। देखिए, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो इन्होंने तीसरी स्टेज बताई थी, इस तीसरी स्टेज में कहा है कि इस अवस्था में जो बच्चा है जो क्या करता है? वस्तुओं को पहचानने लग जाता है, उनमें विभेदीकरण करने लग जाता है। पहचानने कैसे लगता है? जैसे कि बच्चा कि ये वस्तु उसके सामने रखी, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, उसके सामने जो वस्तु रखी है उसको पहचानता है कि इसके सामने ये वस्तु है। जैसे बच्चे के सामने हमने साइकिल रखी तो बच्चा समझने लग जाता है कि ये साइकिल है। उसमें विभेदीकरण, जैसे हमने एक जैसी 2 वस्तुएं रखी लगभग लगभग समान की, तो बच्चों उनमें विभेदित करने लग जाता है। जैसे हमने बच्चे के सामने चावल और चीनी का एक एक दाना रखा और फिर हमने पूछा कि दोनों की शेप में अंतर है या फिर सेम है, तो बच्चा उसमें अंतर बता देता है, तो अंतर करने लग जाता है। ठीक है, इसी तरीके से उनमें विभेद करने लग जाता है। ठीक है, और उनको क्रमबद्ध तरीके से, जैसे हमारे पास में हमने कहा कि ये जैसे कि बॉक्स है, ठीक है, एक बड़ा बॉक्स है, एक इससे बड़ा, एक इससे छोटा और एक ये थोड़ा छोटा, तो इनका क्रमबद्ध लगाओ, तो बच्चा इसको क्रमबद्ध लगा देता है। जैसे पहले छोटा लगा दिया, फिर उससे थोड़ा बड़ा लगा दिया, फिर उससे और थोड़ा बड़ा, और उसके बाद में बड़ा, तो क्रमबद्ध भी लगाने लग जाता है इस तरीके से। ठीक है, इस स्टेज में जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें लंबाई है, भार है, अंक आदि के प्रत्यों पर चिंतन भी करने लगता है। ठीक है, और भाषा पर पूर्ण विकास हो जाता है इसमें। ठीक है, और बालक अपने पर्यावरण के साथ एडेप्टेशन करने के लिए नियम को सीख लेता है। मतलब कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, ये कैसी है?
डिडक्टिव थिंकिंग वाली होती है। मतलब पहले जो बच्चा इसमें नियमों को सीखता है और उसके बाद में उदाहरणों को सीखता है। तो इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा वो क्या करने लग जाता है, क्रमबद्ध रूप से तार्किक और तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। अब हमने यहाँ पे 3 स्टेज पढ़ ली हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की। जो एक स्टेज बची है चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो हम किसी अन्य क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की चारों अवस्थाओं में औपचारिक अर्थात अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो देखिए हमने अभी आपको बताई थी एक एक स्टेज की अवधि। तो वो जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो या फिर जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है उसकी जो अवधि हो जाएगी 11 वर्ष से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक की। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक की सेंसरी मोटर स्टेज की है। ठीक है, इसके बाद में 2 से 7 वर्ष की जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है, और 7 से 11 वर्ष की जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक जो है परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। तो इस स्टेज मतलब कि ये कौन सी स्टेज की बात हो रही है, अभी हमने जो है सेंसरी मोटर स्टेज पढ़ी थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पढ़ी थी। तो तीनों स्टेज में जो है हमने इस तरीके का कोई भी जो है परिकल्पना ढंग से समस्या पर विचार नहीं किया गया था। तो तीनों ऑप्शन जो स्टेज है वो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ जो फर्स्ट ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो चौथी स्टेज है संज्ञानात्मक विकास की, वो इसका आंसर होगा। अब क्यों होगा वो, क्योंकि देखिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में से नाम से ही पता चल रहा है कि अमूर्त जो चीज़ हमारे सामने नहीं है तो हम उसके बारे में भी सोच सकते हैं। जब उसके बारे में भी सोचेंगे तो इसमें परिकल्पनात्मक मतलब कि जो अमूर्त नियम है उनके बारे में भी हम यहाँ पर चिंतन कर सकते हैं, उन पर निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन कर सकते हैं। इसमें जो बालक के जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो उसके सामने कोई भी वस्तु नहीं है तो भी वो उस वस्तु के बारे में सोचने समझने लग जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें अमूर्त थिंकिंग की जो है क्षमता उस बच्चे के अंदर आ जाती है। समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास हो जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वातावरण के अनुसार श्रम को ढालना क्या कहलाता है। देखिए वातावरण है, अब आपके सामने आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और ऊपर से आपके सामने क्या है, सर्दियों का मौसम है। अब आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को अनुकूल कर रहे हैं। अनुकूल किसके कर रहे हैं, सीटेट की एग्ज़ाम की तो आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सर्दी आ गई तो आप जो है श्रम जो है अपने आप को किसके अकॉर्डिंग ढाल रहे हैं, सर्दियों के अकॉर्डिंग। क्यों ढाल रहे हैं, तो आप अपने आप को जो है वातावरण के अनुसार ढालेंगे तो उसको हम जो है अनुकूलन कहेंगे। अब अनुकूलन ही क्यों कहेंगे हम उसको, देखिए आपने है सर्दी पड़ी तो आपने क्या किया, गर्म कपड़े पहनने लग गए, कपड़े पहनने लगे, रजाई ओढ़ने लग गए। तो आपने अपने आप को किसके अनुसार ढाला, वातावरण के अनुसार। अगर वातावरण को आप अपने अनुसार कर लें, जैसे कि आपको कहीं घूमने जाना है और घूमने जगह आप, तो वहाँ पे क्या हुआ कि आपने ज़बरदस्ती मान लीजिए किसी से कोई काम करवाया, जैसे कि अभी मौसम को ढाल रहे हैं आप खुद मौसम के अनुसार ढालेंगे तो अनुकूलन होगा। आपने रजाई ओढ़ी, गर्म वस्त्र पहने और इसके अलावा आप अपने आप को सेकने भी लग गए, धूप में बैठने लगे, तो आपने वातावरण के अनुसार श्रम को ढाल लिया, तो ये कहेगा अनुकूलन। ठीक है, और अगर आप ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से चाहे कृत्रिम तरीके से वातावरण को अपने अनुसार बदल लो, जैसे कि अभी आप एक कमरे में हैं और एक कमरे का माहौल आप गर्म कर दो, तो और आपने क्या किया, अंदर रूम में हीटर चला लिया, हीटर चलाते पर क्या होगा, रूम गर्म हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे, रजाई भी नहीं ओढ़ेंगे, क्योंकि हीटर ने रूम को गर्म कर दिया। तो वहाँ पे आपने क्या किया, वातावरण को चेंज कर लिया और उस वातावरण को अपने अनुसार ढाल लिया। वातावरण को स्वयं के अनुसार ढालना तो उसको हम फिर समायोजन कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाएगा। थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास डैश
तो विकास जो है रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, या फिर विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या फिर एक और दो, दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब भी विकास चलता है तो विकास जो है जन्म से लेकर के जब तक जो मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो है चलता रहता है। ठीक है, तो विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। यह कथन संबंधित है। तो देखिए जब हमने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा था तो पियाजे ने कहा था कि बालकों को जो है कैसा प्रायोगिक शिक्षा भी देनी चाहिए और जो व्यवहारिक शिक्षा भी देनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, नवीन जो है विचार का संचार होता है, नए नए नियम जो है बच्चे सीखते हैं, नई नई खोज करते रहते हैं। तो ये चीज़ कही थी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने सामान्य में रह करके जो है बच्चे को सिखाया था। ठीक है, और कोहलबर्ग ने जो बच्चे की जो है नैतिकता के आधार पर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निर्माण और खोज का सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो निर्माण और खोज ये जो सिद्धांत है ये जीन पियाजे ने दिया था। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। लेकिन ये निर्माण और खोज का सिद्धांत होता क्या है? देखिए जब बालक जो होता है अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण, मतलब कि जैसे अनुभव है, उसने कोई भी कार्य सीखा, जैसे कि उसको अर्थपूर्ण कराने के लिए क्रियाशील होता है। जैसे कि बच्चे ने क्या किया कि उसके व्यवहार है, विचार जो है उनकी समय समय पर जो है खोज की, और खोज करने पर जो है उसको खोज की, और उस खोज से उसने जो क्या कर दिया, उस खोज से उसने निर्माण कर दिया। निर्माण करते हैं, जैसे कि बच्चे के सामने हमने एक खिलौना दिया तो बच्चा क्या करेगा, उस खिलौने को ज़्यादा दिन तक उस खिलौने से खेलेगा नहीं, बल्कि उस खिलौनों के जो अस्थि पंजर हैं उनको सब अलग अलग कर देगा, और अलग अलग करके फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेगा। तो क्या किया, पहले उसको खोला, खोलने पर खिलौने को क्या मिला कि इसके अंदर क्या है, उसके अंदर जिज्ञासा होती है, उद्दीपक उसका कार्य करता है कि इस खिलौने को तोड़े, कि इसके अंदर क्या क्या निकलेगा, काम कैसे कर रहा है। तो उसने फिर खिलौने के पहले क्या कर दिया, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उसने फिर से उसको जो है खिलौना बनाना चाहा, उसको उसी तरीके से जोड़ने की कोशिश की है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक 4 साल का बच्चा है। कितने साल का बच्चा है? 4 साल का बच्चा है। अब 4 वर्ष का बच्चा है, यदि भिन्न भिन्न आकार के प्यालों को प्रथम बार क्रमानुसार लगा देता है तो यह उसकी बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंध, जैसे 4 साल का बालक है, इसके सामने हमने ये 4 अलग अलग तरह के प्याले बना दिए, कटोरिया जो कहते हैं हमारे गांव घरों में। तो ये अब इसको हमने क्रम में लगाने के लिए कहा कि इनको एक तरीके से जमाऊं कि बड़े के अंदर छोटी, फिर उसके ऊपर छोटी, फिर उसके ऊपर छोटी। तो अगर बच्चा पहले ही जो है लगा देता है कि इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, तो उसकी क्या हुई है, बौद्धिक वृद्धि, उसकी जो इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है उसका हो चुका है। उससे जो है खोज और निर्माण संबंधित होता है। ठीक है, तो ये है खोज और निर्माण का सिद्धांत जो कि जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है, सेंसरी जो मोटर स्टेज होती है, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 27 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, और 11 से 18 वर्ष तक। तो देखिए जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना, आपको जो है चारों ऑप्शन जो है एग्जाम में पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं? जैसे कि अभी अगर हम जन्म से 3 वर्ष पढ़ते हैं और हमने सोचा कि कई बार हो सकता है 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष दे दिया होगा, और होगा, हम सीधा ही पहले क्वेश्चन को टिक मारते और बढ़ जाते अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन जब हमने अगले ऑप्शन पढ़े तो हमें मिला कि जन्म से 2 वर्ष वाला भी ऑप्शन है, और यहाँ पे जन्म से 3 में है, मतलब कि एग्जामिनर हमें घुमाना चाह रहा है। ठीक है, तो जन्म से 2 वर्ष जो है सेंसरी मोटर स्टेज होती है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस अवस्था में जो है भाषा संबंधी योग्यता का विकास जो है अपने चरमोत्कर्ष पर होता है? तो देखिए भाषा का विकास जो अपने चरम पर कब होगा, कौन सी स्टेज में होगा? तो देखिए हमने अभी
जब चारों स्टेज पढ़ी थी डिटेल में, तो हमने बताया था कि फॉर्मल जो ऑपरेशनल स्टेज होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, उसके अंदर भाषा संबंधी योग्यता अपने विकास जो अपने चरम पर होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है, औपचारिक अर्थात अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है, इसमें जब कोई वस्तु बच्चे के सामने नहीं है, फिर भी जो उसके सामने उसके लिए जो है बच्चा सोच पा रहा है, ठीक है, तो उसकी भाषा पर मजबूत अच्छी पकड़ हो चुकी है, उसकी भाषा संबंधी योग्यता का विकास चरम उत्कर्ष पर है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर जो है कोलबर्ग वैज्ञानिक जो है, मनोवैज्ञानिक है, उसके जो यहाँ पर जो है प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? प्राथमिक विद्यालय मतलब कि जो है यहाँ पर कक्षा 8 तक के जो है प्राथमिक विद्यालय की बात कही है, कक्षा 8 तक की, ठीक है। तो आज्ञा और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिगता और विनिमय, अच्छे पारस्परिक संबंध और सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। देखिए, अब हम जब कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की बात करेंगे, तो कोलबर्ग ने जो अपने सिद्धांत में जो है 3 चरण दिए थे, 3 स्तर बताए थे। पहला इन्होंने बताया था पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है। दूसरा बताया था इन्होंने परंपरागत स्तर, और तीसरा बताया था इन्होंने जो है उत्तर परंपरागत स्तर। और इन्होंने इसकी जो है एज भी बताई थी कि पहला जो पूर्व परंपरागत स्तर है, ये 4 से 10 वर्ष का होता है, ठीक है। परंपरागत स्तर जो होता है, ये 10 से 13 वर्ष के बीच का होता है, और उत्तर परंपरागत स्तर जो होता है 13 वर्ष से आगे ऊपर के लिए, जब तक की मृत्यु नहीं हो तब तक के लिए, प्रौढ़ावस्था तक के लिए बताया गया। और हर स्तर के अंदर 2 स्टेज होती हैं। तो जो 10 से 13 मतलब कि ये स्टेज जो होती हैं प्राइमरी स्तर पर होती हैं, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय के लिए। तो 10 से 13 के अंदर जो स्टेज आती हैं, स्टेज जो आएंगी वो यहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय के अंदर होंगी। लेकिन अब कौन कौन सी हैं? इन्होंने जो हर एक स्तर के अंदर 2 स्टेज बताई हैं। जैसे कि पूर्व परंपरागत स्तर है, इसके अंदर इन्होंने बताया था एक तो दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, अर्थात जो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण जो यहाँ पर बताया है इन्होंने। तो एक तो ए सही हो जाएगा। अब दंड और आज्ञा पालन उन्मुखीकरण क्यों सही होगा? देखिए, दंड और आज्ञा पालन उन्मुखीकरण होता क्या है? मतलब कि आज्ञा पालन, एक छोटा बच्चा है, एक तो या तो हम उसे दंड के डर से आज्ञा पालन कर लेगा, दंड देंगे तो इस वजह से वो हमारी आज्ञा मान लेगा, या फिर हम उसे आदर भाव से, प्रेम भाव से उससे आज्ञा मनवाकर कोई भी व्यवहार उससे जो है कोई भी कार्य करवा सकते हैं और परेशानी से बच सकते हैं। इस अवस्था जो होती है पूर्व परंपरागत स्तर, इसमें बच्चे को नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं होता, नैतिकता उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। बी है व्यक्तिगता का नियम, ठीक है। और इस व्यक्तिगता का जो नियम है, तो व्यक्तिगता और विनिमय है, ऐसी कोई स्टेज ही नहीं है जो कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे। तो पहले जो पूर्व परंपरागत स्तर है उसके अंदर एक तो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण बताई थी, और दूसरी इन्होंने जो है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिबल अभिमुखता बताया था, जिसको हम टिट फॉर टैट वाले स्टेज कहते हैं, कि जैसे को तैसे वाला व्यवहार। एक छोटे बच्चे ने दूसरे बच्चे का पेन तोड़ दिया तो उस दूसरे ने उसकी पेंसिल तोड़ दी, ठीक है। तो व्यक्तिगता और विनिमय वाली कोई स्टेज इसके अंदर नहीं होती है, ठीक है। तो एक तो ए सही हो गया यहाँ पर। दूसरा है परंपरागत, जो परंपरागत स्तर जो यहाँ पर नैतिकता स्तर था, ये 10 से 13 वर्ष का होता है, ठीक है। इसके अंदर भी 2 स्टेज होती हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, मतलब कि बच्चे जो होते हैं नियमों के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं, जैसे कि नियम और व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं। जो भी नियम बने होते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पालना करते हैं, ठीक है। और दूसरा स्टेज होती है परंपरागत स्तर के अंदर गुड बॉय एंड गुड गर्ल की वाली, जो कि एक दूसरे का सम्मान करने की और बड़ों का सम्मान पाने की इच्छा से रखते हैं, ठीक है। तो अच्छे पारस्परिक संबंध जो है उस स्टेज का नाम है गुड बॉय एंड गुड गर्ल का, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर यहाँ पे बात आती है 10 से 13 वर्ष तक की। तो एक तो यहाँ पर अच्छे पारस्परिक संबंध और एक आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण आती है। तो ए और सी यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार जो है उत्तर परंपरागत स्तर जो है इसके अंदर स्टेज आती है, ठीक है।
इस स्टेज को हम आगे किसी प्रश्न में समझेंगे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। तो सही और गलत के बारे में चिंतन क्यों करते हैं, और जब चिंतन करते हैं तो उनका जो सोचने का तरीका है वो किस तरीके से होता है। देखिए, अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान तरीके से, संदर्भानुसार या अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। जब कोहलबर्ग का नियम की बात करें और सही और गलत के बारे में जब बच्चे चिंतन करते हैं तो हर एक आयु में अलग तरीके से होता है। क्योंकि जब बच्चा जो है, कोहलबर्ग ने 3 लेवल बताए हैं, जब बच्चा 4 से 10 वर्ष के लेवल के अंदर होता है तो उसमें नैतिकता नहीं होती, तो वो सही और गलत के बारे में निर्णय नहीं कर पाता है। ठीक है, फिर जब इन्होंने बताई कि 10 से 13 वर्ष का जो परंपरागत स्तर होता है, इस स्तर के अंदर जो बच्चे के अंदर कुछ हद तक नैतिकता आ जाती है, और इसमें नैतिकता आती है कि बच्चा जो है नियमों को माने, अच्छा लड़का और अच्छे लड़के की भावना को इच्छा रखेंगे, एक दूसरे से सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो अलग चरणों में अलग तरीके से सोचते हैं। जब इस पर में नैतिकता ही नहीं होती परंपरागत, पूर्व परंपरागत स्तर में, तो वो सही और गलत के बारे में चिंतन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और एक होता है उत्तर परंपरागत स्तर, जो होता है 13 वर्ष से ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है पूर्णतः नैतिकता आ जाती है और सही और गलत के बारे में अंतर कर पाता है। तो हर एक चरण के लिए अलग अलग नैतिकता हो गई। ठीक है, हर एक आयु में अलग अलग नैतिकता हो गई, हर आयु में नैतिकता उसकी बदल रही है, तो अलग आयु में अलग तरीके से जो है बच्चा सोचेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो देखिए, जब नैतिक विकास के सिद्धांत की जो अवस्था है उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो यहाँ पर जो है 2 तरीके का क्वेश्चन बनता है। देखिए, एक तो अगर हमसे पूछा जाए कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो यहाँ पर दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने यहाँ पर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। लेकिन अगर हमसे वही पूछा जाए कि नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो भी यहाँ पर लॉरेंस कोहलबर्ग ही आएगा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन उनका उत्तर जो है एक ही है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। तो देखिए, जब कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि इन्होंने जो है 3 स्तर दिए थे, पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे और फिर परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। लेकिन इन जो 3 स्तर हैं, इनमें हर एक स्तर के अंदर इन्होंने 2-2 स्टेज बताई थी। लेकिन इन 6 स्टेज के अलावा जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की अन्य अवस्थाएं भी बताई हैं। तो वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो पहली है उनमें स्व केंद्रित अवस्था। तो स्व केंद्रित मतलब कि स्व मतलब कि खुद पर ही केंद्रित होना। और इस अवस्था का कार्यकाल जो है, इसका कार्यकाल जो अवधि होती है वो 3 से 6 वर्ष की होती है। ठीक है, इस अवस्था में बालक जो है सभी प्रकार की जो व्यवहारिक क्रियाएं अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता और इच्छा की पूर्ति जो है पर केंद्रित रहती है। मतलब कि जो बालक के लिए वही नैतिक होता है जो उसके स्व मतलब कि स्व केंद्रित मतलब खुद के लिए जो अच्छा होगा, अर्थात कुछ भी कार्य करेगा बालक 3 से 6 वर्ष की उम्र में, वो खुद के आत्म कल्याण के लिए करेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, चाहे उसकी नैतिकता अच्छी हो, चाहे उसके लिए उसे बुरा हो, लेकिन खुद का आत्म कल्याण, खुद का कल्याण होना जरूरी है इस अवस्था में, स्व केंद्रित अवस्था में। ठीक है, दूसरी इन्होंने बताई थी कि परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। और परंपराओं को जो धारण करने वाली अवस्था है, इसकी जो अवधि होती है 7 वर्ष से लेकर के किशोरावस्था के प्रारंभिक काल। किशोरावस्था का प्रारंभिक काल होता है 12 वर्ष का, 12 वर्ष तक होता है, क्योंकि 12 वर्ष से जो है 18 वर्ष के मध्य में किशोरावस्था होती है। ठीक है, तो किशोरावस्था का प्रारंभिक काल क्या हो गया, 12 वर्ष का हो गया। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है कि बालक में जो है सामाजिकता के गुणों को धारण करता हुआ देखा जाता है। ठीक है, जैसे कि समाज में जो नियम बनाए गए हैं, जो परंपराएं हैं, जो मूल्य हैं, उन सभी को धारण न करते
करने संबंधी जो नैतिकता का विकास जो है वो विकसित होता हुआ इस अवस्था के अंदर देखा जाता है। ठीक है। और जो परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था है, इसके अंदर जो है अच्छाई और बुराई का ज्ञान भी जो बच्चे को होने लग जाता है कि किस व्यक्ति के साथ में अच्छा व्यवहार करना है या व्यवहार दूसरे बुरा व्यवहार करेगा तो उसको ठेस पहुंचेगी। इस तरीके का जो है उसमें विकास हो जाता है, बच्चे को ज्ञान हो जाता है। ठीक है। अगली जो स्टेज है वो है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। आधारहीन मतलब कि जिसका कोई आधार ही नहीं हो, आधार से विलग हो। ठीक है। और इस अवस्था की जो कार्यकाल है वो है किशोरावस्था, मतलब कि ये कुल मिलाकर के किशोरावस्था से जुड़ी हुई है, मतलब कि 12 से 18 वर्ष की स्टेज होती है ये। ठीक है। क्योंकि किशोरावस्था का कार्यकाल 12 से 18 वर्ष का होता है। ठीक है। और इस अवस्था में जो बालकों का जो सामाजिक विकास है और जो उनका जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, वो कहाँ पर होता है? ऊंचाइयों को, नैतिकता की ऊंचाइयों को छूने लगता है। नैतिक और चारित्रिक विकास की यहाँ पर इस अवस्था में बात नहीं की गई है, सिर्फ उसका सामाजिक विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास, ये जो है चरम सीमा पर होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चे का आचरण कैसा होता है, उसे अनुभूति होती है कि जो व्यवहार, आचरण और व्यक्तित्व जो है संबंधी गुणों की स्वयं ही आलोचना करने की प्रवृत्ति उसमें पनपने लग जाती है। मतलब कि खुद की आलोचना खुद भी करने लग जाता है। जैसे कि कभी आपने कोई कार्य किया या फिर आपने किशोरावस्था में है और उस वक्त आपसे किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि बड़े बुजुर्ग व्यक्ति ने कि बेटा जाके तुम एक गिलास पानी गिरा दो, तो आपने क्या किया, उस किशोरावस्था में जो आपने पानी नहीं गिताया मान लीजिए उस वृद्ध व्यक्ति को, और फिर बाद में आप 5-10 मिनट बाद में आप सोचते हैं यार अगर मैं उस बुजुर्ग व्यक्ति को पानी पीने के लिए एक गिलास पानी उनको दे देता तो अच्छा होता। तो खुद को कोसते हैं, खुद की आलोचना खुद भी करते हैं कि यार तू बहुत बुरा है, तू इतना भी नहीं कर सकता जवान होकर के, किशोर अवस्था में होकर के। तो खुद की आलोचना खुद भी करते रहते हैं। ठीक है। और अगली है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। तो आधार युक्त मतलब कि जिसका आधार है बहुत ज़्यादा और जिसमें जो है सभी जो विकास हैं वो चरम सीमा पर होते हैं, और जिसमें खास करके जो है नैतिक और चारित्रिक विकास जो होता है वो एक्सट्रीम लेवल पर होता है, चरम अवस्था में होता है। इसमें जो है बच्चा जो है भली भांति परिपक्वता ग्रहण करने के बाद ही इस प्रकार का विकास संभव होता है, जब वो परिपक्वता ग्रहण कर लेता है। तो ये अवस्था जो है इसका कार्यकाल जो होता है वो 18 वर्ष से अधिक होता है, क्योंकि 18 वर्ष के आसपास में जो है बालक वो लगभग लगभग जो पूर्ण रूप से अपनी जो है परिपक्वता ग्रहण कर लेता है। और जब परिपक्वता ग्रहण कर लेता है तो उसके अंदर नैतिक या चारित्रिक विकास जो होता है एक्सट्रीम लेवल पर होता है। मतलब कि बच्चे में जो नैतिक आचरण जो है उसमें सही और गलत करने, जो निर्णय लेने की जो क्षमता है और जो चारित्रिक मूल्य की बात है वो उसमें जो पूरी तरह से विकसित हो जाती है। ठीक है। और उसके द्वारा जो अपना बच्चा है जो है वो अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करता हुआ अच्छी तरह से सोच समझ करके जो कोई व्यवहार है, आचरण है, उसको विशेष रूप से अपने व्यक्तित्व के गुणों में धारण करता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था है उसमें नैतिक और चारित्रिक विकास जो है चरम अवस्था में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बाल विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से कथन यहाँ पर जो सही है उनको हमें बताना है। ठीक है। और कौन से गलत है। तो बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। जब लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिकता का विकास का सिद्धांत दिया तो उसमें उन्होंने बताया कि जो है बालक की 3 इन्होंने स्तर बताए थे, पूर्व परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। और उसके बाद उन्होंने सार्वभौमिक अवस्थाएं जो 6 स्टेज बताई हैं हर एक स्तर के अंदर। तो कुछ निश्चित और सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो बिल्कुल सही है, ये यहाँ पे कथन सही है। ठीक है। दूसरा है बी कि बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जब बालक की हर एक उम्र होती है, चाहे वो कोई सी भी स्टेज हो, उन सब स्टेज में कोई सी भी उम्र हो तो उन सब में जो है बच्चा समाज में रहता है और समाज से ही ज़्यादा सीखता है। चाहे जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वो अपने परिवार के साथ में रहेगा, फिर जैसे थोड़ा बड़ा होगा फिर आस पड़ोस के लोगों में रहेगा, फिर जैसे बड़ा होगा विद्यालय जाने लगेगा, उसके बाद में जो मीडिया के संपर्क में आएगा, टीवी देखेगा, धार्मिक संस्थान जाएगा, बस स्टैंड जाएगा,
ठीक है। तो सभी जगह पर जब बच्चा जाएगा तो ये सभी चीज़ें समाज के अंदर आती हैं, और जहाँ से भी बच्चे का विकास होता है उस सब में जो है समाज का विशेष योगदान हो रहा है, चाहे वो कोई सी भी उम्र हो, हर पहलू में। ठीक है, तो कथन बी भी यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला है सी कि बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके स्वयं अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। अब देखिए, अभी ये मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था जिसमें कहा था कि जो लॉरेंस कोलबर्ग के जो नैतिक विकास के सिद्धांत की जो अन्य अवस्था थी उसमें एक अवस्था थी स्व केंद्रित अवस्था। तो स्व केंद्रित, जिसमें स्व का अर्थ होता है आत्मकल्याण, तो मैंने बताया था कि उसका कार्यकाल कितने का होता है, 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष का। और ये अवस्था कौन सी होती है, बाल्यावस्था। तो इस बाल्यावस्था में जो होता है बच्चा जो होता है उसके लिए वही नैतिक होता है जो उसके आत्मकल्याण से जुड़ा होता है। जब स्व केंद्रित अवस्था बताई थी तो उसमें बताया था कि बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं होती, बच्चा जो कुछ भी करेगा चाहे उसके लिए किसी के लिए हित में, दूसरे के हित में बुरा हो या अच्छा हो, लेकिन वो खुद के हित में अच्छा करना चाहिए, खुद का कल्याण करना चाहता है। तो सी भी यहाँ पे कथन सी भी सही हो जाएगा। अब हम कूट के अंदर देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन में तीनों जो कथन दिए गए ए बी सी, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया। तो देखिए पहले आया था नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत और अभी भी आया है नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत। तो यहाँ पर ये प्रश्न का आंसर होगा लॉरेंस कोलबर्ग, ऑप्शन 3। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कोलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल। देखिए परंपरागत और पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत, ये तीन जो स्तर जो है कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में दिए थे। तो पूर्व परंपरागत जो स्तर है उसका जो इन्होंने काल बताया था 4 से 10 वर्ष का होता है। परंपरागत नैतिक स्तर का काल जो होता है 10 से 13 वर्ष का होता है, और जो उत्तर परंपरागत स्तर है उसका समय काल जो होता है 13 वर्ष से अधिक होता है। तो ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 10 से 13 वर्ष तक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है। देखिए अब जो हमने बात की थी कि जब लॉरेंस कोलबर्ग ने जो है 3 स्तर बताए थे अपने सिद्धांत में। ठीक है, तो तीनों सिद्धांत में से उन्होंने पूर्व स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर बताए थे, और हर एक स्तर के अंदर उन्होंने 2 स्टेज बताई थी। तो हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि पूर्व नैतिक स्तर जो है उसके अंदर कौन सी स्टेज है। ठीक है, तो पहली तो स्टेज जो होती है वो होती है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, और दूसरी होती है आत्म अभिरुचि, आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल मुक्त अभिमुखता। आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता को जो हम टिट फॉर टैट वाली स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आज्ञा पालन दंड अभिमुखता, तो आज्ञा पालन दंड अभिमुखता जो है पूर्व नैतिक स्तर से संबंधित है, और आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता भी श्रम से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए परस्पर एक आत्म केंद्रित निर्णय का नहीं, ये परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण का, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण का, और अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण का। तो देखिए जो यहाँ पे अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण है ये तो जो है परंपरागत नैतिक स्तर के अंदर आती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण का, तो ये उत्तर परंपरागत स्तर के अंदर आती है, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण का, तो ये भी स्तर नहीं होगा, ये इसकी स्टेज ही नहीं है, क्योंकि परस्पर वाली तो ये स्टेज है ही नहीं जीन पियाज वो सॉरी कोलबर्ग के सिद्धांत की। और आत्म केंद्रित निर्णय का मतलब कि वो खुद केंद्रित निर्णय ले पाते हैं, उनमें कोई रुचि नहीं होती। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा जो कि किससे संबंधित है, आत्म अभिरुचि वाले से, टिट फॉर टैट वाली स्टेज से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है। देखिए मैंने अभी आपको 4 स्टेज बताई थी जो कोलबर्ग के नैतिक विकास की सिद्धांत की जो अन्य अवस्था बताई थी, स्वकेंद्रित अवस्था, परंपरा को धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, और एक आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था।
जब हमने एक एक स्टेज की बात की थी तो आधारहीन आत्मचेतना का अवस्था का जो संबंध होता है वो किशोरावस्था से होता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए, पूर्व नैतिक स्तर और पूर्व नैतिक स्तर के अंदर जो है स्टेज जो आती है वो दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, तो यहाँ पर ये सही है, ये इससे मेल खा रही है। ठीक है, परंपरागत नैतिक स्तर और परंपरागत नैतिक स्तर के अंदर अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण भी आती है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, तो ये भी सही है। उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, तो उत्तर परंपरागत जो नैतिक स्तर है इसके अंदर जो है परस्पर एकजुट जो है उन्मुखीकरण, तो ये जो स्टेज जो है इसके अंदर नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण जो है कोई स्टेज जो है कोलबर्ग ने ऐसी कोई स्टेज जो है नहीं दी है, ये कोई स्टेज अवस्था इसका नाम नहीं है। जबकि उत्तर परंपरागत स्तर के अंदर जो है सार्वभौमिक जो है नैतिक सिद्धांत अभिमुखता और जो है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता जो है दो अवस्थाएं दी थी। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा और नेगेटिव यहाँ पे पूछा है हमसे नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। ठीक है, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था तो जो है यहाँ पर भी, और यहाँ पे जीन पियाजे, तो जीन पियाजे ने नहीं दी थी बल्कि ये जो है कोलबर्ग ने दी थी, तो ये भी मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थर्ड और फोर्थ दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है? क्या सही है, क्या गलत है? इससे उसे कोई सरोकार नहीं रहता। तो देखिए, जब बच्चा स्वयं के बारे में ही सोचता है और सही और गलत के बारे में नहीं सोचता, मतलब कि उसमें नैतिकता का अभाव है, नैतिकता उसमें जीरो है। तो ऐसा स्तर कौन सा है? पूर्व नैतिक स्तर बताया था मैंने, जो कि 4 से 10 वर्ष का होता है, इसका कार्यकाल होता है। इस स्टेज में बच्चे के अंदर जो है इस स्तर में जो है नैतिकता नहीं पाई जाती, तो पूर्व नैतिक स्तर पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार डैश द्वारा रखा गया। देखिए, विचार जो होते हैं, तो यहाँ पर विचार और भाषा का जो संबंध जो है दो व्यक्तियों ने बताया था, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने। अब जीन पियाजे ने क्या कहा था? जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो है पहले क्या सीखेगा? भाषा सीखेगा और उसके बाद में जो है विचार सीखेगा, विचार उत्पन्न होंगे उसके अंदर। लेकिन वहीं जो है वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले बच्चा समाज में रहेगा और जब समाज में इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसके अंदर जो है थिंकिंग होगी, पहले वो विचार करेगा और उसके बाद में उसके अंदर भाषा का जन्म होगा। तो विचार ने केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। तो विचार जो है, जब उसके विचार उत्पन्न होंगे तो उसकी भाषा को आगे बढ़ाएंगे और उस व्यक्ति को खुद को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वाइगोत्स्की जो है ऑप्शन सही रहेगा, वाइगोत्स्की सही रहेंगे। ऑप्शन के क्रम थोड़े जो है बदल गए हैं, तो वाइगोत्स्की इसका आंसर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बच्चे की अंत्यक्रियाओं को उनके विकास का आधार माना है? तो जब हम बात करते हैं वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की, तो वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चा जितना ज़्यादा समाज में रहेगा और जितना ज़्यादा समाज में जो है वो अंत्यक्रिया करेगा, तो अंत्यक्रिया करेगा तो उसका ज़्यादा जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है विकास होगा। तो यहाँ पे जो है अंत्यक्रिया को विकास का जो मूल आधार जो माना है वो वाइगोत्स्की साहब ने यहाँ पर माना है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो हैं साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो देखिए, सक्रिय सदस्य समूह कब बनेंगे कि एक ऐसी स्टेज आती है जिसके अंदर बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता की, अपने शिक्षक की नहीं मानते विद्यालय में, लेकिन अपने ग्रुप की जो सहपाठी होते हैं, पीयर होते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा मानते हैं। चाहे वो अच्छी शिक्षा दें चाहे वो बुरी शिक्षा दें, लेकिन अपने सबसे ज़्यादा किसकी मानेंगे? मित्रों की मानते हैं। तो ऐसी स्टेज आती है किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष की होती है। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा अपने
दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में सबसे ज़्यादा रहते हैं और उन्हीं से जो अपने कार्य के लिए, चाहे वो कैसा भी हो, उसी के लिए सलाह लेते हैं अपने मित्रों से। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? तो देखिए, वाइगोत्स्की ने कहा है कि सबसे ज़्यादा बच्चा कहाँ पर होना चाहिए? समाज में। समाज की बात की है वाइगोत्स्की ने, और जब समाज में रहेगा तो वहीं से इंटरेक्ट, अंतःक्रिया करके सीखेगा। और समाज के अंदर आता है, जैसे कि परिवार भी समाज के अंदर आता है। ठीक है, हमारे आस पड़ोसी जो है वो भी समाज के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो है मीडिया, तो मीडिया भी जो समाज के अंदर आता है। विद्यालय जो है वो भी समाज के अंदर आता है। और वहीं बात करें हम धार्मिक स्थान की, तो वो भी समाज के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, परिवार भी होने चाहिए, आस पड़ोस भी होना चाहिए, मीडिया भी है जो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये तीनों चीज़ें ही जो है समाज के अंदर आ रही हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि समाज के अंदर ये तीनों चीज़ें, परिवार, आस पड़ोसी, मीडिया आ रहे हैं। तो समाज का योगदान सबसे ज़्यादा होता है विकास में। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार डैश के बाद डैश में लिंग संबंधी चेतना डैश हो जाती है। देखिए, वाइगोत्स्की ने कहा है कि किस तरीके से जो है चेतना कम होती है या बढ़ जाती है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं कि जब हमारे लिंग संबंधी चेतना जो है तीव्र कब होगी या बढ़ेगी? तो देखिए, सीधी सी बात है, जैसे जैसे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, परिपक्वता की ओर बढ़ते जाते हैं, तो परिपक्वता की ओर बढ़ेंगे तो उनकी लिंग संबंधी जो चेतना है वो कैसी होगी? तीव्र, अर्थात तेज होगी। तो कम वाले ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में जब बच्चे की परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है, तो परिपक्वता कब आती है? जब उसकी किशोरावस्था वाली स्टेज आ जाती है। तो किशोरावस्था तक पहुंचना है उसे, लेकिन कौन सी स्टेज से पहुंचना है किशोरावस्था तक? तो किशोरावस्था तक वो पहुंचेगा बाल्यावस्था वाली स्टेज से, क्योंकि जब बच्चा शिशु शैशव अवस्था में होता है तब तक उसमें लिंग संबंधी कोई चेतना इतनी ज़्यादा विकसित नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर बढ़ता है, उसमें धीरे धीरे जो है लिंग संबंधी चेतना विकसित होने लगती है, और जब किशोरावस्था तक आ जाता है तब उसकी लिंग संबंधी चेतना जो है तीव्र हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाल्यावस्था से किशोरावस्था को पहुँचना है, वाइगोत्स्की के अनुसार बाल्यावस्था के बाद और किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना जो है तीव्र हो जाती है। तो पहले बाल्यावस्था आएगा और किशोरावस्था बाद में आएगा, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को डैश में जिस प्रकार की डैश प्राप्ति होगी, उसका डैश भी उसी प्रकार का होगा। देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है कि बालक को जिस प्रकार की क्या होंगे प्राप्ति? बालक को यहाँ पे समाज में, तो बालक को समाज में जिस प्रकार की क्या प्राप्त होंगी? सुविधाएं प्राप्त होंगी, और जिस प्रकार की बालक को सुविधाएं प्राप्त होंगी उसका विकास भी उसी प्रकार का होगा। ये कौन कह रहे हैं? वाइगोत्स्की साहब कह रहे हैं। आप मान लीजिए आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कहाँ रह रहे हैं, आप कहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे आपने बुक्स ली, चाहे आप क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, तो आप किसका हिस्सा बन करके रह रहे हैं? समाज का। ठीक है, तो समाज से आपने शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो समाज में रह करके आप सुविधा ले रहे हैं, जैसी आपके पास सुविधा है, चाहे आप आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, चाहे आप स्वास्थ्य स्थिति से जूझ रहे हैं, लेकिन आप फिर भी समाज में हैं और आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जितनी आपके पास में जो सुविधा है उस सुविधा से आप अपना विकास कर रहे हैं और सीटेट की एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप क्रैक भी कर पाएंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझना है। और मैं आपको 30 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो चुके हैं, और ये नहीं कि 30 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की करके रुक जाए, आगे भी अपनी क्लास कंटिन्यू चलेगी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संवेगों, भावों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था है? तो देखिए, संवेग या भावों, जब संवेग हमारे सबसे ज़्यादा किस स्टेज में परिपक्व होते हैं? एक व्यक्ति की बात करें, बच्चा जो है वो परिपक्व कब होता है? संपूर्ण रूप से परिपक्व किशोरावस्था में वो परिपक्व हो जाता है। जब किशोरावस्था में वो परिपक्व हो जाता है तो उसके संवेग भी जो है उस किशोरावस्था में ही जो है परिपक्व हो जाते हैं, और जब वो परिपक्व होंगे तो वो अपने कौन से स्टेज पर होंगे?
तीव्र अर्थात चरम स्टेज पर होंगे। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन हमें यहाँ पे बताना है। देखिए, बालकों के मन में आज्ञा पालन का भरण दंड पर आधारित होता है जो बालकों की आत्म अभिरुचि एवं प्रतिफल अभिमुखता को दर्शाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन देखिए, जो हमने पहले पढ़ा था कोलबर्ग के नैतिक विकास का जो पहला स्तर है उसकी दोनों बातें यहाँ पे कही गई हैं, दोनों स्टेज की बातें, कि बालकों में मन में आज्ञा पालन का भरण दंड पर आधारित होता है। पहले स्टेज में कहा गया है कि आज्ञा पालन एवं दंड अभिमुखता, तो दंड के आधार पर जो बच्चा आज्ञा पालन करता है, ठीक है, जो बालकों की आत्म अभिरुचि एवं प्रतिफल अभिमुखता को दर्शाता है। और जब दंड दे रहे हैं बच्चे को तो वो कैसी स्थिति आएगी उसके अंदर, टिट फॉर टैट वाली, मतलब कि हमने दंड दे करके बच्चे को काम तो करवा लिया लेकिन उसके बाद में वो दंड देकर ही हमसे कार्य करवाएगा, ऐसी स्थिति उसके अंदर आएगी। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसके अंदर नैतिकता नहीं है कि हमें दंड दे सके, लेकिन वो अपने छोटे सहपाठी जो हैं उसके साथ में जो है टिट फॉर टैट वाली स्टेज को दोहरा सकता है, कि जैसे कि एक बच्चे ने उसकी पेंसिल तोड़ दी, दूसरे ने उसका पेन तोड़ दिया। ठीक है, आपस में एक ने पेन तोड़ा, दूसरे ने पेंसिल तोड़ दी। लेकिन जब शिक्षक से ऐसा नहीं करेगा, दंड के आधार पर आज्ञा तो कर लेगा, वो होमवर्क कर लेके आएगा, लेकिन ये थोड़ी कि कल बच्चे ने आके कह दिया कि मैं भी आपको दंड दे रहा हूँ, ये होमवर्क करके लेके आ, तो ये यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, अधिकार संरक्षण अभिमुखता की अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूकता दर्शाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे परंपरागत जो स्तर है उसकी जो पहली स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, जिसमें जैसा कि कहा गया है कि जो नियम है उन सभी को जो बच्चे नियम है उनको बच्चे फॉलो करते हैं। ठीक है, उन नियमों को जो है बच्चे मानते हैं। ठीक है, और उनके प्रति जागरूक भी रहते हैं। तो बी यहाँ पे सही है। सी है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात कही गई है, क्योंकि जो सामाजिक अनुबंध अभिमुखता है इनमें बच्चों के अंदर जो है वो खुद वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। जैसे कि एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है तो देखा जाएगा कि यह यहाँ जीवन बचाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ बच्चों को सही लग रहा है वो वही करने की कोशिश करता है। अब जैसे दवा की चोरी कर रहा है एक बच्चे का बीमार है एक व्यक्ति का, तो वहाँ पर उन्हें कौन सा जो है नैतिकता सही लगी, जीवन बचाना उनकी नैतिकता जो है सही लगी। तो यहाँ पे सी भी सही है, तो बी और सी यहाँ पे सही है। तो कूट में मिलान करते हैं तो सेकंड ऑप्शन सही रहेगा, बी और सी वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला है, कि कथन है कोहलबर्ग के नैतिक विकास की सिद्धांत की जो चरम अवस्था जो है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताई थी कि कोहलबर्ग ने जो अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में जो 6 स्टेज बताई थी उसके अलावा जो स्टेज बताई हैं उनमें जो है सबसे चरम स्टेज है, तो कथन यहाँ पे सही है। अब कारण क्या कहता है कि समीपस्थ विकास का सिद्धांत जो है वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत का एक भाग है। बिल्कुल सही बात है, जो है समीपस्थ विकास का सिद्धांत, और समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है वो क्या होता है, देखिए एक तो क्या होता है कि एक तो संभावित विकास होता है और एक उसका जो है अभी अभी विकास हुआ है। हमने क्या किया कि एक तो ये है और एक ये है, तो उसका विकास कितना हुआ है अभी, ये वाला नहीं अंदर वाला गोला, लेकिन उसका संभावित विकास हम कितना करना चाह रहे हैं, इतना। तो इन दोनों के बीच के जो अंतर है इसी को जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है, इस अंतर को ही। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कारण भी सही है, तो ए और आर दोनों सही है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछता कि एक कथन ए जो है कारण जो है कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पे व्याख्या जो है नहीं होती, क्योंकि पहले में कथन में जो है कोलबर्ग की बात कही है, जबकि जो कारण में है वो वाइगोत्स्की की बात सही है। लेकिन यहाँ पे व्याख्या का कोई ऑप्शन नहीं है, तो दोनों ही यहाँ पे सही हो जाएंगे, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा जो है डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो जब मैंने बताई थी कि जीन पियाजे ने 4 स्टेज दी थी, इंद्रिय जनित,
अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो पहली स्टेज थी वो थी 0 से 2 वर्ष की इंद्रिय जनित गामक अवस्था। और इस अवस्था में जो है बच्चा सबसे ज़्यादा किसके माध्यम से सीखता है? इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, इनके माध्यम से जो बच्चा सीखता है। तो यहाँ पर जो है 4th ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने की शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, जब कोहलबर्ग ने जो है अपने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो नैतिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने कहा था कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सही और गलत के बारे में निर्णय करेंगे तो उस निर्णय करने वाली प्रक्रिया को हम जो कहेंगे नैतिक तर्कणा कहेंगे। क्या कहेंगे? नैतिक तर्कणा कहेंगे, तर्क नहीं, नैतिक तर्कणा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। देखिए, इसके फोल्डिंग क्या होती है कि मान लीजिए आप जो है अभी ये आपके सामने कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई है। ठीक है, और इन सीढ़ियों में से आप जो है यहाँ पर इस सीढ़ी पर पहुँच चुके हैं और आपको सिर्फ अभी इस सीढ़ी पर पहुँचना है। ठीक है, ऊपर वाली सीढ़ी पे आपको बाद में पहुँचना है। लेकिन जब आप इस सीढ़ी से इस सीढ़ी पर आप किसी तरीके से अपनी समस्या का हल निकाल लिया और आप पहुँच गए, लेकिन आपका पैर जो है, चाहे ये सीढ़ी थोड़ी ज़्यादा ऊंची है, ठीक है, इस वाली से, तो आप ये नीची थी तो ये सीढ़ी पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आप इस वाली सीढ़ी पे नहीं पहुंच पा रहा आपका पैर। तो आपको क्या दिया? पीछे से दूसरे व्यक्ति ने आपको एक सहारा दे करके चढ़ा दिया। तो आपको क्या मिला? एक तरीके का इसके फोल्डिंग मिला। दूसरे व्यक्ति ने क्या दिया? आपको सहारा दिया, सहारा दे करके आपको इस सीढ़ी पर चढ़ा दिया। तो आप इस सीढ़ी पर चढ़ गए तो आपको क्या मिला? एक अस्थायी सहयोग, थोड़ी देर की मिला, आप वहाँ पहुँच गए, वो सहयोग हट गया। तो जो अस्थायी सहयोग मिलता है, अस्थायी जो सहायता होती है, उसी को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे कि अभी आप सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप मान लीजिए पिछली एग्ज़ाम कभी किसी ने दी होगी, हालांकि आप पहली एग्ज़ाम दे रहे होंगे कुछ व्यक्ति, लेकिन कुछ नहीं, ये दूसरी बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहली बार दे चुके। और पहली बार में मान लीजिए उन्होंने जो है, जैसे कि किसी ने जो है 80 नंबर प्राप्त किए, किसी ने 90 प्राप्त कर, किसी ने जो है 90 नहीं 89 प्राप्त किया। अब जिसने जो जनरल में होगा वो 89 प्राप्त कर लिया, लेकिन उसको चाहिए सिर्फ 90, तो वो इतना सा पीछे रह गया, तो उसको वापस से मेहनत करनी पड़ेगी। और इस बार वो सोचेगा कि जहाँ से भी हो सके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करने हैं। तो उसको यहाँ पर जो अगर हमें एक अस्थायी सहयोग दे दे, हम अस्थायी सहयोग दे रहा हूँ, जैसे कि मैं, आप पढ़ रही हैं और मेरा एक अस्थायी सहयोग के द्वारा आप समझ रहे हैं, तो अस्थायी सहयोग दे करके हमने उसको सीधा 90 से अगर हम उसको 120 तक पहुँचा दें तो उसको सहयोग मिला। और सहयोग मिल, जब अस्थायी सहयोग दे रहे हैं उसी को हम जो है यहाँ पर स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो सीखने में वयस्क द्वारा अस्थायी सहयोग ही यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सहयोग जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है स्कैफोल्डिंग। अगला प्रश्न है कि कर्नेल सिंह जो है कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वो क्या नहीं देते? टैक्स नहीं भरते हैं। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? देखिए, कोलबर्ग के नैतिक विकास की जब ये कौन सी स्टेज में टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो एक तो क्या है, वो कर्नेल सिंह है। तो पहली बात तो सीधी बात कि वो जो है 13 वर्ष से प्लस वाली स्टेज के अंदर है। और 13 वर्ष से प्लस वाली स्टेज कौन सी है? कौन सी है? उत्तर परंपरागत वाली स्टेज ये हो गई। और उत्तर परंपरागत स्टेज के अंदर एक स्टेज स्तर के अंदर जो है एक स्टेज है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। सामाजिक अनुबंध अभिमुखता क्या कहती है कि जिस व्यक्ति को जो अच्छा लगे वो करता है। तो इसके अंदर इन्होंने को अच्छा लगा कि हम टैक्स नहीं देंगे। और टैक्स क्यों दें? क्योंकि वो भ्रष्ट सरकार है।
जब वो सरकार ही भ्रष्ट है तो उसको टैक्स देने से क्या फ़ायदा, क्योंकि वो अनावश्यक बात करती है, मतलब कि बड़ी बड़ी बातें करती है और लाखों रुपए वैसे ही खर्च कर देती है। ठीक है, तो कर्नेल सिंह यहाँ पे कौन सी स्तर के अंदर है, उत्तर पारंपरिक स्तर के अंदर है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर का वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है, और यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है। देखिए, जब बच्चे का समझना हो उसके बच्चे का व्यवहार कि अच्छा बुरा उसका व्यवहार क्यों है, तो देखिए जब भी कोई बच्चा अगर कोई गलत कार्य सीखेगा तो वो सबसे पहले गलत कार्य कहाँ से सीखेगा, अपने घर से सीखेगा। क्यों, घर से क्यों सीखेगा, क्योंकि या तो उसके घर का वातावरण खराब है, या फिर जो है उसने कहीं से जो है गलत व्यवहार की आदत लगी है, लेकिन वो उसको घर में अपनाता है सबसे पहले, और अगर उसके गलत व्यवहार पर उसके माता पिता ने ध्यान नहीं दिया तो वो उस व्यवहार को और ज़्यादा अपनाता है। ठीक है, तो गलत और उसका अच्छा व्यवहार है, उसके व्यवहार का जो है घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, और इसको हम प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र से जोड़ दें, मतलब कि इसको हम साइकोलॉजी से एक तरीके से सोच करके देखें तो ये तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध आता है, तो ये आता है कि रचनावादी नहीं, क्योंकि रचनावादी तो अधिगम होता है। ठीक है, सामाजिक रचनावादी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सोशियो कंस्ट्रक्टिव जो है क्लासरूम की तरह जो है व्यवहार करता है बच्चा, और ये सिद्धांत जो है सोशियो कंस्ट्रक्टिव सिद्धांत से मेल खाता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बच्चा कहाँ है, समाज में, और उसको कंस्ट्रक्टिव उसके वातावरण के हिसाब से उसको व्यवहार को देखा जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में से निम्न में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट कर रहा है। देखिए, जब भी हम विकास की बात करते हैं तो विकास जो होता है एक सीधी रेखा में नहीं होता, ना ही सीधा विकास जो है इस तरीके से घटता हुआ क्रम होता है, और ना ही विकास इस तरीके से बढ़ता हुआ होता है। तो विकास फिर किस तरीके का होता है, तो विकास जो होता है वो वर्तुलाकार होता है इस तरीके से, मतलब कि क्रम वाइज बढ़ता हुआ, एक ऐसे नहीं कि इस तरीके से एक वर्तुलाकार नहीं बढ़ता, एक अलग तरीके से जो स्प्रिंग नुमा आकृति है उसके अंदर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए विकास किस तरीके से बढ़ता है जीन पियाजे के अनुसार, तो विकास मैंने बताया कि एक सीधी रेखा में नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकास और आयु, मतलब कि हमारा जो विकास है वो आयु के साथ साथ घटता जाता है, तो बिल्कुल गलत है, जबकि आयु के साथ साथ में हमारा विकास बढ़ता जाता है। अब जैसे कि हमारी आयु बढ़ी उसके साथ साथ विकास जो इस तरीके से बढ़ता जाता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमारा विकास जो होता है एक स्टेज वाइज स्टेज बढ़ता जाता है, जबकि इसमें स्टेज का कोई महत्व नहीं है, और सीधा सीधा विकास जो है बढ़ता हुआ जा रहा है एक इस तरीके से जो है वर्तुलाकार शेप में। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सीडी बाई सीडी जो है विकास हमारा बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, और विकास जो है सीडी बाई सीडी बढ़ता जाता है स्टेज के साथ में, आयु के साथ में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। देखिए, प्रासंगिक ज्ञान मतलब कि जो सांस्कृतिक रूप से, और सांस्कृतिक रूप से जो बात करता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की, तो वो है वाइगोत्स्की साहब। तो वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि बच्चे जो हैं जब सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से ज्ञान लेते हैं, एक दूसरे के क्षेत्र की संस्कृति का ज्ञान करते हैं, तो ये किससे संबंधित है, तो ऐसा किसने कहा था, तो वाइगोत्स्की साहब ने कहा था। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, तो देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र मैंने बताया था कि बच्चे का जो विकास हो गया है वर्तमान और उसका जो संभावित विकास है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसी को हम जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना बिल्कुल गलत है, जब सहयोग की सीमा ही निर्धारित कर दी तो ये तो गलत है। ठीक है, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं।
बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला तथा सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच के अंतर को जो हम यहाँ पर समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, उन दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो देखिए कोहलबर्ग ने जो है क्या बताया था, उसके सिद्धांत की क्या आलोचना है। देखिए कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना ये है कि उसने जो है पुरुषों और महिलाओं की जो नैतिकता की, उसमें सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को मतलब कि पुरुषों का जो एक अलग दायित्व होता है और महिलाओं का एक अलग दायित्व होता है। ठीक है, क्योंकि हर एक जेंडर का एक अलग अलग थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन उन्होंने जो इतना भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि सांस्कृतिक विभिन्नता को उन्होंने महत्व नहीं दिया। जैसे कि हर एक क्षेत्र में अगर यहाँ पर एक व्यक्ति, जैसे कि एक व्यक्ति जो है हमेशा सर्दियों में रहने वाला व्यक्ति है और एक व्यक्ति दूसरा जो है हमेशा गर्म प्रदेश में रहने वाला है, तो दोनों की जो है विभिन्नताएं अलग अलग होंगी, सांस्कृतिक विभिन्नताएं अलग अलग होंगी, तो उन्होंने उसको महत्व नहीं दिया है। ठीक है, तो कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया? नहीं, बिना किसी अनुभूति मूलक के तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने नैतिकता को आधार माना है। लेकिन हमसे पूछिए आलोचना। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्था का उल्लेख नहीं किया। नहीं, ये इसकी आलोचना नहीं है, स्पष्ट उल्लेख किया है। ठीक है, कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, तो ये भी नहीं होगा। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि अलग अलग जो पुरुष और महिलाएं हैं उनकी अलग अलग नैतिकताओं को, अलग अलग संस्कृति की नैतिकताओं को महत्व यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता क्या है? देखिए वाइगोत्स्की और पियाजे की जो प्रमुख भिन्नता है वो है यही है कि इन दोनों ने सबसे पहले जो है भाषा और चिंतन के बारे में जो है बातें कही हैं, वो लगभग लगभग एक दूसरे से जो है भिन्न है। देखिए जब वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि वाइगोत्स्की ने तो कहा था कि बच्चा समाज में रहेगा तो पहले चिंतन करेगा और उसके बाद में भाषा का विकास होगा उसके अंदर, लेकिन पियाजे कहते हैं कि बच्चा पहले भाषा सीखेगा और उसके बाद में उसमें चिंतन होगा। तो यही दोनों चीज़ें इसके दोनों वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के अंदर सिद्धांतों के अंदर भिन्न है। व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना गलत। ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, तो ये तो जीन पियाजे ने ही कही थी, वाइगोत्स्की ने नहीं कही, तो ये गलत। बच्चों का एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, तो ये भी गलत है दोनों के हिसाब से। और भाषा एवं चिंतन के बारे में उनकी दृष्टिकोण, क्योंकि चिंतन के और भाषा के बारे में जो दृष्टिकोण है वो वाइगोत्स्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्य में भिन्न है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? देखिए मैंने आपको एक स्टेज बताई थी टिट फॉर टैट वाली, और टिट फॉर टैट वाली जो स्टेज आती है वो कौन से स्तर के अंदर आती है? तो पूर्व परंपरागत स्तर जो 10 से नहीं सॉरी जो 4 से 10 वर्ष के अंदर आता है, उसका कार्यकाल होता है। उसके अंदर दो स्टेज हैं, एक तो है दंड और आज्ञापालन अभिमुखीकरण और दूसरा है सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, जिसे हम टिट फॉर टैट वाली स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाली उन्मुखीकरण नहीं, क्योंकि ये तो इसमें तो जो है बच्चे एक दूसरे से जो है सम्मान की भावना रखते हैं। ठीक है, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, तो इसमें जो बच्चे हैं वो अपने हिसाब से ही जो है उनके जो अच्छा लगता है वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण थर्ड ऑप्शन सही होगा, जिसके अंदर टिट फॉर वाली टैट वाली स्टेज होती है कि एक कार्य में जैसे कि तुम मेरा ये होमवर्क कर दो और मैं तुम्हारे लिए पीने के लिए पानी ले आता हूँ, तो ये टिट फॉर टैट वाली स्टेज हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो देखिए जब सबसे ज़्यादा बात करें तो कौन सा जो है वो विकास को प्रभावित करेगा, तो भौतिक विश्व के साथ अनुभव, नकल, पुनर्वलन या फिर भाषा। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करेगा विकास को जो है
भौतिक विश्व के साथ अनुभव। अब अनुभव क्यों करेंगे? क्योंकि हर एक व्यक्ति के अनुभव अलग अलग होते हैं और हर एक क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति भी अलग अलग होता है। जैसे कि एक व्यक्ति गर्म प्रदेश में रहे तो उसके अनुभव अलग होंगे और एक व्यक्ति ठंडे प्रदेश में रहे तो उसके अनुभव अलग होंगे। दोनों के अनुभव अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि वो गर्म प्रदेश से बचने वाला जो है अनुभव साझा करेगा, जबकि ये ठंडे प्रदेश से रहने वाला व्यक्ति जो ठंड से बचने के अनुभव साझा करेंगे। तो अलग अलग प्रदेश में रह रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, तो उनके भौतिक क्षेत्र बदल गया और भौतिक क्षेत्र के साथ साथ में उनके अनुभव भी बदल जाते हैं। और इसी कारण से ये सबसे ज़्यादा जो भौतिक क्षेत्र है उसका, वो जो उनके विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? तो देखिए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, तो अच्छा बनकर कोई भी स्वीकृति प्राप्त करता है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहला ही सही है, क्योंकि अच्छा लड़का अच्छे लड़की बनेंगे तो ही हम क्या करेंगे, एक दूसरे से सम्मान प्राप्त करेंगे, एक दूसरे के सामने अच्छा बनने की कोशिश रहती है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नियम और आदेश अभिविन्यास, तो मानवाधिकार के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं, स्वयं जो है चुने जाते हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्वयं नहीं चुने जाते, बल्कि जो नियम है उनको माने जाते हैं, जो समाज के जो नियम बने हैं, तो ये गलत होगा। सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वे अच्छा या बुरा, बिल्कुल गलत है। दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास, नियम यह तय नहीं है कि समाज के हित में बदले जा सकते हैं, तो ये भी गलत है। दंड आज्ञा पालन अभिमुखता में तो दंड और आज्ञा के हिसाब से जो है बच्चा नैतिक नियम जो है सही और गलत में निर्णय कर पाता है और उसी को कार्य को करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है और इस आलोचना के संदर्भ में निम्न में से जो है कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो कौन सी जो सिद्धांत की जो अनेक बातें हैं उनकी आलोचना की जा रही है, तो कौन से जो बात है की आलोचना की गई है? अपने सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है। तो यहाँ पे तो आलोचना इस बात की तो नहीं की गई, क्योंकि कोलबर्ग ने तो नैतिकता के स्तर को आधार मान करके अपना सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो ये गलत होगा। कोलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, ध्यान केंद्रित करता है, बच्चों के प्रत्युत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है, तो ये भी नहीं, क्योंकि आलोचना इस बात की नहीं है। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन में को मूलतः पुरुषों के नमूनों के आधार पर रखा है, आग्रहित रखा है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसने महिला और पुरुष दोनों के लिए माना है, लेकिन उनकी सांस्कृतिक विभिन्नताओं को जो है महत्व नहीं दिया है। ठीक है, तो कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया, ये यहाँ पर इसकी आलोचना हो जाएगी, सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास की चरण में प्राप्त हो जाती है। तो वस्तु स्थायित्व जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो कौन सी स्टेज के अंदर जो है चरण में प्राप्त होता है? तो देखिए, मैंने आपको वही 4 स्टेज बताई थी जीन पियाजे की, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसके अंदर जो है बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। अब जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होती है? ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है कि आपने बच्चे को जो है एक खिलौना दिया और बच्चा उस खिलौने से काफ़ी देर तक खेला, फिर आपने उसे डरा धमका कर बोला कि जा अब बहुत देर खेल लिया, अब इस खिलौने को रखा, तो या फिर आपने उस खिलौने को उसके हाथ में से लिया और उसकी आंखों के सामने उसे दुबा दिया, उसकी आंखों के सामने। ठीक है, अब आपने उस खिलौने को छुपा दिया। अब कुछ देर बाद आपसे उससे कहो बच्चे से कि जा उस खिलौने के लेकर के आओ, तो बच्चा जो है उस खिलौने को लेकर आएगा। तो जब उस खिलौने को लेकर के आएगा तो उसमें जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आएगा, मतलब कि उसकी दिमाग में जो है आंखों के सामने एक इमेज बन जाती है कि खिलौना उस जगह पे छुपाया गया है। तो ये कौन से स्टेज के अंदर है, कौन से चरण के अंदर है? तो सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? तो व्यवस्थित जो तरीके निकलते हैं
और उन व्यवस्थित तरीके जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहेंगे स्कीमा कहेंगे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे एवं ले वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? जब जीन पियाजे और वाइगोत्स्की जो हुए वो संरचनावादी अधिगम, कंस्ट्रक्टिविज्म जो लर्निंग हो रही है उसको किस रूप में देखते हैं? सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन या फिर निष्क्रिय संस्करण प्रक्रिया। तो देखिए, जब इस तरीके की कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग होगी तो उसको क्या होगा, बच्चा एक्टिव रहेगा, और बच्चा जब एक्टिव रहेगा तो उसका अर्थ भी सीखेगा, कुछ ना कुछ उसकी लर्निंग होगी और तो उसका कुछ अर्थ भी सीखेगा, तो अर्थ निर्माण कर पाएगा बच्चा। तो ये कौन सा हो जाएगा कि सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चा जहां पर अकेला पहुंच सकता है उससे आगे उसको ले जाया जा रहा है। जैसे कि बच्चा यहाँ तक ही पहुँच पा रहा था, इस गोले के अंदर ही इसका विकास इतना ही हुआ, लेकिन उस बच्चे को अगर हम कोई अस्थायी सहायता दे दें, इसको टेम्परेरी हेल्प दे दे, चाहे उसका माता पिता दे दे, चाहे उसको शिक्षक दे, या फिर कोई उसको दे दे, गाइड कर दे, और वो इस संभावित विकास तक पहुँच जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? बुद्धि नहीं, समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि इस जो समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र है ये क्या करता है कि संभावित विकास जो है और उसका जो विकास हो गया है या उसने जो कार्य करने की जो क्षमता है, और उसको अगर हम एक अस्थायी सहायता दे करके उससे आगे बढ़ा दें एक कदम उस बिंदु से, तो इसके अंतर को जो है हम निकटस्थ विकास या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था को पहचानिए। तो यहाँ पे हमारे सामने एक वर्णन अर्थात एक कथन दिया हुआ है, और इस कथन को हमें यहाँ पर पढ़ना है, और इस कथन को पढ़ करके बताना है कि कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की कौन सी अवस्था है। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। देखिए, यहाँ पर क्या बात की गई है कि कानून एवं सामाजिक समझौतों पर ध्यान दिए बिना, जब हम सामाजिक समझौते और कानून पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन तो होएगा ही नहीं, और वो इस ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, और संपूर्ण मानवता के लिए, और संपूर्ण मानवता के लिए वैध होगा तो वो किसके लिए होगा, सार्वभौमिक, उसके लिए एक संपूर्ण जो है मानवता के लिए, तो वो क्या होगा, सार्वभौमिक, मतलब कि सभी के लिए एक जैसा होगा। और सार्वभौमिक जो नैतिक सिद्धांत विन्यास है वो यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन आंसर होगा, जो कि उत्तर परंपरागत स्तर जो है उसकी जो है सेकंड स्टेज होती है इसके अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में जो है क्या करना चाहिए? देखिए, अब 6 से 8 के जो है शिक्षक है उसको अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अर्थ से केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। बिल्कुल गलत है, जहाँ पर भी केवल वर्ड आ जाए उसको काट देना वो नेगेटिव होता है। अब पाठ्यक्रम पर भी निर्भर नहीं रहना है कि पाठ्यक्रम के अलावा बच्चे को जो है जो उसके लाइफ जीवन से जुड़े हुए उदाहरण है उस पर भी उसको समझाना है, तो ये गलत होगा। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना है, बिल्कुल गलत बात है। बच्चे अगर जो है एक दूसरे से सहपाठी आपस में चर्चा कर रहे हैं तो उसको प्रोत्साहित करना है, ना कि हतोत्साहित करना है। ठीक है, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। बिल्कुल सही बात है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बच्चे जो हैं जैसे कि उनसे इस तरीके के प्रश्न पूछने चाहिए, जैसे कि भारत में जो जनसंख्या है वो क्यों बढ़ी है इतनी सारी, या फिर भारत की राजधानी नई दिल्ली को ही क्यों बनाया गया,
अन्य जगह को भी तो बनाया जा सकता था। तो इसमें ऐसे प्रश्न पूछने पा चाहिए उनसे, या फिर ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करने चाहिए जिनके एक से ज़्यादा उत्तर हो, या फिर जिनमें तर्क करने की आवश्यकता हो। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। मान लीजिए आप दो दोस्त हैं और दोनों दोस्तों में से एक का नाम है तान्या और एक का नाम है नूर। तो नूर जो है विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई, जैसे कि आज आपकी शाम को जो है छुट्टी हुई थी, उस वक्त जो आप इस विद्यालय में लंच भूल गई, अगले दिन आप लंच लेके नहीं आ सकते क्योंकि जब आपका टिफिन ही नहीं है आपके पास में। ठीक है, तो आपने जो है तान्या से कहा कि मुझे अपना लंच शेयर करने के लिए कह दो क्योंकि मैं कल अपना टिफिन यहीं पे भूल गई थी। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। अब नूर कह रही है कि कल तूने मेरे साथ में जो है लंच किया था, शेयर किया था, मैंने किया था, तो आज तू अपना लंच शेयर कर ले, कल तू टिफिन नहीं लेके आई थी। ठीक है, तो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को दर्शाता है, किस अवस्था पर। ठीक है, तो देखिए ये किस तरीके की स्टेज हो गई, जैसे कि एक बच्चे ने, ये एक दो बच्चे हैं, ठीक है, तो ये वाले बच्चे ने इस दूसरे वाले बच्चे का, कौन से बच्चे का, इस दूसरे वाले बच्चे की पेंसिल तोड़ दी। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला और ये दूसरा, इस दूसरे वाले बच्चे की पेंसिल तोड़ दी पहले वाले बच्चे ने, तो दूसरे वाले बच्चे ने क्या किया, पहले वाले बच्चे का पेन तोड़ दिया। तो ये कौन सी स्टेज हो गई, टिट फॉर टैट वाली स्टेज, मतलब कि एक तरीके से एक दूसरे की जो है विपरीत अवस्था वाली हो गई, आदान प्रदान वाली। तो अब यहाँ पे देखिए कौन सी स्टेज हो गई, जब भोजन शेयर कर रही हैं, वो लंच बॉक्स शेयर कर रही हैं, तो आदान प्रदान जो स्टेज है परंपरागत स्तर की है, या फिर कानून एवं व्यवस्था उत्तर परंपरा, आज्ञा पालन परंपरागत की है, या फिर अच्छा होना परंपरागत की है। तो यहाँ पर जो है स्टेज होगी वो आदान प्रदान जो है वो परंपरागत की नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जब बच्चा जो है अपना टिफिन शेयर कर रहा है, और टिफिन शेयर करने वाली स्टेज जो किसके अंदर आती है, उत्तर परंपरागत स्तर के अंदर आती है। ठीक है, सॉरी सॉरी जो टिट फॉर टैट वाली स्टेज जो है, टिट फॉर टैट वाली जो स्टेज आती है वो किसके अंदर आती है, पूर्व परंपरागत स्तर के अंदर आती है। तो यहाँ पे जब टिट फॉर टैट वाली स्टेज को ध्यान में देखें हम, तो यहाँ पे ये तो परंपरागत स्तर के अंदर रख दी, तो यहाँ पे भी गलत हो जाएगा ये। अब हमने आपको समझाया टिट फॉर टैट स्टेज, लेकिन उसके हिसाब से हमें आंसर के हिसाब से भी जाना है, ऑप्शन के हिसाब से भी। कानून एवं व्यवस्था वाली भी नहीं होगी, आज्ञा पालन भी नहीं होगी, क्योंकि आज्ञा पालन वाली स्टेज पूर्व परंपरागत के अंदर आती है। ठीक है, अब बची कौन सी स्टेज, कौन सा ऑप्शन, फोर्थ, अच्छा होना परंपरागत। तो परंपरागत स्तर के अंदर आता है एक तो गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाली स्टेज। तो इसमें क्या कहा गया है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की भावना जो विकसित होती है। तो ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन में आंसर उस हिसाब से नहीं है। आदान प्रदान को देखते ही कर दोगे, लेकिन परंपरागत स्तर के अंदर आदान प्रदान वाली स्टेज नहीं आती, बल्कि पूर्व परंपरागत के अंदर जो है आदान प्रदान वाली अवस्था आती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन, नूर और जो तान्या कैसी बन रहेंगी, अच्छी लड़की की भावना से रहेंगी, जो कि परंपरागत स्तर के अंदर जो है स्टेज आती है गुड बॉय एंड गुड गर्ल। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जब बात की तो संज्ञानात्मक विकास की, तो सांस्कृतिक उपकरण किसके अनुसार, क्योंकि समाज में रहेंगे तो हम एक दूसरे की क्षेत्रीय सांस्कृतिक उपकरण जैसे कि ग्लोब है, मैप्स है, इसके अलावा कैलकुलेटर है, इन सभी का हम प्रयोग करेंगे सांस्कृतिक जो उपकरण है। तो ये किसने कही है, लेवाय गुत्स्की ने कही है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, मतलब कि जो है औपचारिक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं। तो देखिए संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो अपनी चरम स्टेज है, तो इसमें तो सब कुछ कर सकते हैं बच्चा।
प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि संकेत वाली स्टेज नहीं है ये। इससे पहले वाली जो प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेल है उनमें भाग लेते हैं, जैसे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें जो है डिडक्टिवली जो थिंकिंग है वो कर पाते हैं बच्चे, अमूर्त चिंतन कर पाते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है ले वाइगोत्स्की के अनुसार। तो ले वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास जो है चरणों में होता है, बिल्कुल गलत है। ले वाइगोत्स्की ने तो ऐसा कहा ही नहीं था, जबकि जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है, बिल्कुल गलत है। स्कीमा की बात भी जीन पियाजे ने कही थी। ठीक है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो बिल्कुल सही बात है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ले वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे समाज में रहते हैं और समाज से रहते हुए ही जो विचार करके भाषा सीखते हैं। ठीक है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा सीखते हैं, तो वाइगोत्स्की ने नहीं कहा था, बल्कि ये बात किसने कही थी, नोम चोम्स्की ने कही थी। ठीक है। और नोम चोम्स्की ने जो बताया था LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसके बारे में, इससे जो बच्चा भाषा सीखता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन थर्ड सही होगा। अगला प्रश्न है कि लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग जो है सुरक्षित रहता है। तो इसकी जब बात की जाती है तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको जब लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत पढ़ाया था, बताया था, उसके अंदर दो स्टेज होती है। एक तो जो उत्तर परंपरागत स्तर जो होता है, और इस उत्तर परंपरागत स्तर के अंदर दो स्टेज होती है। एक तो होती है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता और दूसरी होती है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो इसमें जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो कोलबर्ग ने कहा है कि व्यक्ति किस अवस्था में विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास में नहीं। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत कहता है कि जो कि सभी के लिए एक जैसे हो, तो ये भी नहीं, जबकि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। तो निकटस्थ विकास का क्षेत्र मैंने अभी आपको बताया था, जो पहले की प्रश्न आया था और वही रिपीट हो गया है शायद, कि जो पहले जो उसका बच्चे का जितना विकास है और उसके संभावित विकास जो है उसके अंतर है। ठीक है। तो वह प्रक्रिया जिसमें शुरू से विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, गलत है। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, नहीं, समाज के जो वयस्क सदस्य उसके निर्धारित विधि से नहीं करते, बल्कि जहाँ तक वो पहुँचते हैं उसको एक टेम्परेरी हेल्प मिलती है, एक तरीके से उसको जो अंतर होता है उनको कहते हैं। ये तो एक स्कैफोल्डिंग हो गया। ठीक है। अगला है बच्चों के वर्तमान स्तर, स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता के से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है कि मान लीजिए बच्चे ने यहाँ तक, हमें एक स्टेज है ये, ठीक है, दो स्टेज बनी हुई है और ये स्टेज जो है ऊंची है। ठीक है। तो बच्चे जब यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ तक तो उसने क्या किया, खुद प्रदर्शन कर लिया, अर्थात वो खुद पहुँच गया। लेकिन उसको इस पर पहुँचने के लिए दूसरे व्यक्ति का, वयस्क व्यक्ति का, अधिक कौशल वाले समकक्षी जो है अधिक कौशल वाले व्यक्ति हैं, उसकी सहायता से बच्चे ने उपार्जित किया ज्ञान और वो यहाँ पर पहुँचा। तो इन दोनों का बीच का जो अंतर है, इसी को हम जो है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है किसी एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोलकर काम करती है। शुम को निर्धारित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को ले वाइगोत्स्की जो है किस रूप से संबोधित करते हैं। बिना सोचे समझे पाठ करना,
आत्म केंद्रित पढ़ना, सामाजिक वाचन या फिर निजी वाचन। देखिए जब कोई भी कार्य कर रही है तो खुद बोल बोल के कर रही है। जैसे कि अभी आप मान लीजिए सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं। आप अभी अगर नोट्स में लिखे हुए जो है नोट्स हैं आपके, उनको पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो जब आप उनको धीरे धीरे से बोलेंगे कि कोई दूसरा व्यक्ति ना सुन पाए, तो उनको हम क्या कहेंगे, निजी वाचन कहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने लिए पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, निजी वाचन कहेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने जो है यहाँ पर 60 क्वेश्चन कर लिए हैं, और इन 60 क्वेश्चन में से आपने जो है आंसर दिए और चेक किए, तो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वो मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बहुत मज़ेदार हुई है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, ऐसी वीडियो और आती रहेंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो 5000 क्वेश्चन की सीरीज है वो मैं यहाँ पे करा के रहूँगा। और आपके सीडीपी के जो है 30 में से 28 क्वेश्चन की मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके 28 नंबर आएंगे। 28 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे, और उन 28 के साथ साथ में आपके पेडागोजी के भी क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।